तो आज हम पढ़ लेते हैं यहाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कुछ भी पढ़ने के पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि गैस को इसके पहले हम कैसे जानते थे। गैस को हम जानते थे प्रेशर से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से, नंबर ऑफ मोल्स से, एक कांस्टेंट था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर से, फिर बहुत सारे रिलेशंस थे जैसे कि परफेक्ट गैस इक्वेशन, फिर एक था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसेक्स लॉ, फिर था एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इतने सारे लॉस थे गैस को समझने के लिए, और जहाँ पर ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और आर, इन सब के बीच में अलग अलग टाइप के रिलेशंस थे, जिसमें कभी कुछ कांस्टेंट कभी कुछ कांस्टेंट ये सब, और इनका एक परमानेंट रिलेशन था पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी, जहाँ म्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये सारे टर्म्स थे गैस को समझने के लिए। अब आया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये सब बकवास है, ये सब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब सिर्फ डेरिवेशंस है, मतलब एक ही बात को घुमा घुमा कर बोलने के तरीके। ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स है वो हम बताते हैं, लेकिन ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक बार इस्टेब्लिश हो गया ये थ्योरी, तो ये थ्योरी बोल रहा है कि इस थ्योरी से ही मैं गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसेक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, सारे लॉ को ही मैं इस थ्योरी से समझा सकता हूँ। तो ये थ्योरी ही जो है वो मेन थ्योरी है, बाकी सारी थ्योरी इनसे ही निकल कर आए हैं, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये मेन थ्योरी क्या बोल रहे हैं? ये मेन थ्योरी मेनली बोल रहे हैं कि जो गैस है ना वो कुछ नहीं है, बल्कि बस मॉलिक्यूल्स है जो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे खड़े हैं, और ये सारे मॉलिक्यूल जो है ना इनका एक पर्टिकुलर साइज है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो एक आइडेंटिकल है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे है, और ज़्यादातर स्पेस यहाँ वैक्यूम है, खाली है, और ये मॉलिक्यूल्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ऐसे फट से इधर या कभी उधर, ऐसे जहाँ भी मूव करते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं, कोलाइड भी करते हैं, और ग्लास जो वॉल है ये वॉल से भी कोलाइड करते हैं, और इनका स्पीड, डायरेक्शन सब चेंज होता रहता है। तो अब इससे हम ये सब कैसे समझ सकते हैं, सब देखेंगे अभी। तो थ्योरी क्या बोल रहा है? थ्योरी सबसे पहले ये बोल रहा है, नंबर 1, कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एवरी गैस इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए प्योर गैस इज आइडेंटिकल। जितने भी मॉलिक्यूल्स एक प्योर गैस के होंगे सब एक जैसे होंगे। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ प्योर गैस जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। लाजमी सा बात है, एक प्योर गैस में पकड़ लेता हूँ ए, तो इस ए के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब एक जैसे होंगे। अगर मैं दूसरा प्योर गैस पकड़ लेता हूँ बी, तो इनके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन ए के मॉलिक्यूल्स बी के जैसे नहीं होंगे, बी के मॉलिक्यूल्स ए के जैसे नहीं होंगे, इसलिए अब प्योर गैस लिखा है। एक प्योर गैस का आइडेंटिकल होते हैं, ये पता ही है। फिर गैस मॉलिक्यूल्स आर एट लार्ज डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वैक्यूम। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे है। गैस मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे है। ठीक है, और इसके कारण क्या है, मोस्ट ऑफ स्पेस जो है वो वैक्यूम है या एम्प्टी है। एक कंटेनर में अगर मैंने गैस रखा है तो ज़्यादातर स्पेस जो है एम्प्टी है, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर पे रखे हैं। तो ये सब तो हम जान रहे हैं, यही धीरे धीरे काइनेटिक थ्योरी बिल्डअप कर रहा है। अब ये जब अलग है दूर दूर है तो ये मॉलिक्यूल्स रैपिडली मूव भी करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स मूव रैपिडली इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन।
तो हर डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और ये मूव करने समय क्या होंगे, कॉन्स्टेंटली कोलाइड करेंगे। तो ये कॉन्स्टेंटली कोलाइड्स विथ ईच अदर, एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे एंड वॉल ऑफ द वेसल से भी कोलाइड करेंगे। जिस भी वेसल में मैंने रखा है उसके वॉल पे भी कोलाइड करेंगे। हम आगे जाके देखेंगे कि यही जो कॉलिजन वॉल पे हो रहा है इसी को ही कहेंगे प्रेशर का एक कारण, कि प्रेशर जो गैस लगा रहे हैं वॉल पे ये इसलिए लगा रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो है जा जाकर वहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। और लास्टली है जो कि स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो स्पीड और डायरेक्शन जो है मॉलिक्यूल्स का ये भी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। तो यही एक बेसिस है जिसके ऊपर काइनेटिक थ्योरी बेस्ड है। तो ये है 6 पॉइंट्स काइनेटिक थ्योरीज के। ठीक है, अब ये जब थ्योरी हम अप्लाई करेंगे किधर भी, तो कुछ एजम्पशंस है, कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ चीज़ हमने मान लिया है कि वो ऐसा है, उसके बाद ये थ्योरी अप्लाई हो रहा है, और उस मानने के कारण ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है हमारे रिजल्ट पे। तो इसे हम कह सकते हैं एजम्पशंस या फिर और पोस्टुलेट्स। एग्जाम में कुछ भी आया ऑफ काइनेटिक थ्योरी, अब KT लिखूँगा मतलब काइनेटिक थ्योरी। तो क्या क्या मैं मान लिया हूँ इसमें, ये मान लिया हूँ कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल रिजिड स्मॉल एंड द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। इसका मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहले वो आइडेंटिकल है एक गैस में, रिजिड है मतलब शेप चेंज नहीं होगा, छोटे हैं, स्मॉल भी है, ये मान लिया हूँ। और साथ में ये भी मान लिया हूँ कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ये वाले में कि वॉल्यूम, जैसे गैस को मैंने इतने बड़े कंटेनर में रखा है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस क्या है, ये पूरा कंटेनर का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। लेकिन वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक एक मॉलिक्यूल्स का जो एक छोटा मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम है, मैं मान लेता हूँ एक छोटे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है छोटा स्मॉल v, तो पूरा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, यही होगा टोटल वॉल्यूम। तो ये हो गए वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे जो स्पेस थोड़ा ऑक्यूपाई किया गया है उससे बहुत छोटा है, मतलब कि ज़्यादातर स्पेस, कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है और कुछ नहीं। ठीक है, ये पहला एजम्पशन हो गया कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल रिजिड स्मॉल एंड वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। दूसरा एजम्पशन है कि नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला कोई भी फोर्स नहीं है, वो ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, बस जब कोलाइड करते हैं तब थोड़ा एक फोर्स एक दूसरे में लगाते हैं और फिर हट जाते हैं। और फिर अब ये बात है कि जो भी कॉलिजन्स है, कॉलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दे आर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। कोई भी कॉलिजन जो परफेक्टली इलास्टिक हो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, जिसे हम स्मॉल पी से भी डिनोट करते हैं, दोनों ही कांस्टेंट रहता है, इज कांस्टेंट, इज कंजर्व्ड। तो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का ये प्रॉपर्टी है कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। तो वो हो गया
कि यहाँ पे जितने कॉलिजन है सब परफेक्टली इलास्टिक होंगे, और ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन भी जो है वो नेग्लिजिबल है। ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन जो है वो नेग्लिजिबल है। ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन नेग्लिजिबल है, इसके क्या मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल है, ये तो थोड़ी देर हवा में इधर उधर घूमेंगे, फिर जाके कोलाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि इनका ट्रैवलिंग टाइम जो है वो ज़्यादा है और कॉलिजन टाइम जो है वो कम है। मतलब गए, फट से कोलाइड किया और हट गए, और हट कर काफ़ी देर तक ट्रैवल करते रहे, फिर जाके किसी से कोलाइड किया, फिर हट गए। तो कॉलिजन का टाइम बहुत कम है। ऐसा भी कह सकते हैं कि दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम है वो ज़्यादा है और कॉलिजन होने का जो टाइम है वो बहुत कम है। तो इसे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन इज़ नेग्लिजिबल। मतलब ज़्यादातर समय वो खुद में ही ट्रैवल कर रहे हैं, कोलाइड थोड़े देर में कर रहे हैं। और नंबर 5 ये है कि मॉलिक्यूल्स इन वेसल कंटिन्यूसली मूव इन ऑल डायरेक्शन, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेसल। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेसल में। एक वेसल में अगर हमने गैस रखा है तो ऐसा नहीं है कि इस साइड वेसल के कोने में गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे गैस थोड़ा कम है, ऐसा नहीं है। गैस जो है वो यूनिफॉर्मली पूरा ही स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वेसल में कॉन्टीन्यूसली मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेसल में वो यूनिफॉर्म है। तो मॉलिक्यूल्स इन वेसल continuously moving, ओके, इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वेरी गुड। और क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेसल। तो ये हो गए 5 एजम्पशंस। ठीक है, सबसे पहला कि मॉलिक्यूल्स जो है आइडेंटिकल, रिजिड, स्मॉल है। इनका वॉल्यूम जो है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है। जब भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ज़्यादातर समय ट्रैवल करते हैं, बहुत कम टाइम में कोलाइड करके हट जाते हैं। और फिर मॉलिक्यूल्स इन दी वेसल इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, हर जगह मूव कर रहे हैं। इसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेसल में, किधर पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किधर पे कम, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आगे बढ़ने के पहले एक दो टर्म से और थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं। जैसे कि एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं मीन स्पीड। ठीक है ना, मीन स्पीड मतलब मैं पकड़ता हूँ कि एक कंटेनर है भाई, और इसमें n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये मॉलिक्यूल नंबर 2 है, ये मॉलिक्यूल नंबर 3 है और ये मॉलिक्यूल नंबर कैपिटल N है। इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है। ये पहला मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो v1 है, दूसरे का v2 है, तीसरे का v3 है, ऐसे vn है लास्ट वाले का। तो अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मीन स्पीड क्या है? अगर मैं बोलूँ कि इनमें एक साथ बोलना है कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्पीड ये है, तो वो क्या होगा? वो स्पीड होगा इन सारे का एवरेज स्पीड। तो वो निकालेंगे ऐसे, मीन लिखते हैं v, ऐसा ऊपर बार देकर v मीन। वो क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 v1 v2 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसे हम कहते हैं मीन स्पीड, ठीक है, ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स इन दी गैस। अगर मुझे मीन ये निकालना है, मीन स्क्वायर निकालना है, मीन स्क्वायर स्पीड, इनका क्या मतलब हुआ कि मैं सारे स्पीड का स्क्वायर बनाऊंगा पहले और उन्हें डिनोट करता हूँ वी स्क्वायर बार से। ठीक है, ये क्या बनेगा? ये इनका पूरा का होल स्क्वायर नहीं होगा, ये ऐसे होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर बाई n। ये क्या है?
स्क्वायर्स का मीन है, जितने भी स्क्वायर्स वेलोसिटीज़ के स्क्वायर्स हैं उनका मीन है। तो ये स्क्वायर्स की मीन है, इसे मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। और एक आता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यहाँ कुछ नहीं करना है, इन्हीं का रूट कर देना है। तो उसे डिनोट करते हैं VRMS से। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर RMS। तो VRMS से जो कुछ नहीं है इसका ही स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो V होल स्क्वायर ये बार। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं थोड़ा अच्छे से लिखकर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर बाई 2, सॉरी बाई N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने के लिए लगेंगे। और एक स्पीड होता है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, प्रोबेबल स्पीड लगा देते हैं मोस्ट भी सामने, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, N मॉलिक्यूल्स है। मतलब मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, मॉलिक्यूल नंबर 3 और ऐसे ऐसे करते करते मॉलिक्यूल नंबर N। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये N। इनमें से अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो है उनका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादातर मॉलिक्यूल, मतलब ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो यही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के जो स्पीड होंगे उसे ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। डेफिनेशन पढ़े तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज द वेलोसिटी विच इज़ पोजेस्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होगा उसे ही हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन सारी जानकारी के साथ हम काइनेटिक थ्योरी को यूज़ करते हुए प्रेशर का फॉर्मूला निकालते हैं कि प्रेशर ऑफ फॉर एन आइडियल गैस क्या होगा काइनेटिक थ्योरी को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है जहाँ पर मॉलिक्यूल सारे हैं, वो बहुत इधर उधर भाग रहे हैं। भागते दौरान ये एक मॉलिक्यूल मान लीजिए जाकर इस वॉल को हिट करेगा। तो जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल को हिट करेगा तो इनका जो मोमेंटम है, मान लीजिए कि मोमेंटम है पहले m1। इस m1 मोमेंटम में से थोड़ा मोमेंटम क्या होगा, ये वॉल को दे देगा और बाकी मोमेंटम जो है वो लेकर रिटर्न चला जाएगा, है ना। तो m1 मोमेंटम में से कुछ जाकर जब हीट किया तो कुछ मोमेंटम वॉल को दे दिया है, बाकी मोमेंटम के साथ वो रिटर्न चला गया। अब ये वॉल को जो मोमेंटम मिला है ये वॉल का मोमेंटम है, वॉल का मोमेंटम। अब ये हम जानते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मोमेंटम को p से लिखना अच्छा रहेगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम कहते हैं फोर्स। फोर्स क्या है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से पता चलता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो वॉल को अगर 1 सेकेंड में आके 10 बार हीट किया है तो वॉल को इतना मोमेंटम इंटू 10 दिया है, और कितने देर में दिया है, 1 सेकेंड में दिया है। तो ये हो गया मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, कि हर 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम मॉलिक्यूल्स जाके वॉल को दे रहे हैं। तो वो मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम निकलेगा और उसे ही हम फोर्स कहते हैं। तो मुझे मिल गया कि ये मॉलिक्यूल सारे जो है ये वॉल पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर वॉल का एरिया मुझे पता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है। तो यही कंसेप्ट से हम प्रेशर निकालेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हुए पहले मोमेंटम दे रहे हैं वॉल को, और मोमेंटम जो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बनता है फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया बनता है प्रेशर। तो अल्टीमेटली हम फिर प्रेशर का डेरिवेशन करके एक्सप्रेशन निकालेंगे। डेरिवेशन एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक बार देख सकते हैं। ये डेरिवेशन जो फॉर्मूला फाइनली आएगा वो बहुत वाइटल है, और उनसे ही हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ें डिराइव करेंगे। वही फार्मूला से हम ये देखेंगे कि कैसे वो फार्मूला यूज़ करके हम दिखा सकते हैं
कि वो सेम फॉर्मूला ही घुमा फिरा कर हमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गेस लुसेक लॉ, डाल्टन लॉ या परफेक्ट गैस इक्वेशन की तरफ ले जा रहा है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा एक देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिंपल है, हमें एक ये लेना है कंटेनर, क्यूबिकल है, ओके, भीतर ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस। ठीक है, ये रहा एक कोना। ठीक है, अब कोई एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ से निकला। ओके, किस स्पीड में निकला है? वी स्पीड में। क्योंकि ये पहला मॉलिक्यूल है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसका स्पीड जो है v1 है। ठीक है, तो एक मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। एक मॉलिक्यूल कॉर्नर से निकला है जिसका स्पीड है v1। इसको मैं 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो कर लेता हूँ v(x1), v(y1) और v(z1). ठीक है, 3 कॉन डिजॉल्व कर दिया। अब मैं इन 3 कंपोनेंट को नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये वाले को ले रहा हूँ कि फ़िलहाल ये वाला कंपोनेंट जो है वो जाकर ये सामने के जो वॉल है ना, ये इसे ए नाम को दे देता हूँ, ये सामने की जो वॉल है। तो इस ए वॉल को जब ये हीट करेगा तो ऑब्वियसली ये Vx वाले कंपोनेंट से ही ए वॉल को हीट करेगा। तो देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक मॉलिक्यूल का मास पकड़ लेता हूँ, स्मॉल m जो है वो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है। v1 जो है वो पकड़ लिया है कि वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 1। वैसे ही v2 क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 2। vn क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 3, n। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एक ही मॉलिक्यूल पकड़ रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल नंबर 1, उनका वेलोसिटी v1 है, उसका भी एक ही कंपोनेंट पकड़ रहा हूँ, vx। ठीक है, तो ऐसे तो लिख सकते हैं फ़िलहाल कि मोमेंटम जो है इस मॉलिक्यूल में, मोमेंटम इन मॉलिक्यूल नंबर 1, ये क्या होगा? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। इनका मास m है और वेलोसिटी जो है वो v1 है, लेकिन मैं ये कंपोनेंट सिर्फ ले रहा हूँ तो लिख देता हूँ vx1। ठीक है, इस डायरेक्शन, x डायरेक्शन में ये मोमेंटम है इनका। अब ये मोमेंटम से ये मॉलिक्यूल गया, इस सामने वाले वॉल को हिट किया और हिट करके फिर वापस बाउंस किया। तो जब हिट किया तो ये मोमेंटम, और जब वो वापस जा रहा है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा रिटर्न पाथ में? m माइनस m vx1, क्योंकि अब वो रिटर्न जा रहा है इस डायरेक्शन में। पहले ये वॉल था, ऐसे हिट किया, अब ये हिट करने के बाद ऐसे जा रहा है। तो मोमेंटम आफ्टर हिटिंग वॉल मॉलिक्यूल का ये हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 1 क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल नंबर 1 वो होगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल। तो फाइनल क्या है? ये है माइनस m vx1, और इनिशियल क्या था? m, ये वाला m vx1। टोटल हो गया -2 m vx1। अब समझने की बात है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा था कि इसका कुछ मोमेंटम है, जब वो वॉल से टक्कर देगा तो कुछ मोमेंटम वॉल को दे देगा और बाकी मोमेंटम को लेकर रिटर्न जाएगा। तो इनका मोमेंटम चेंज हुआ है इतना। इसका मतलब क्या है कि जितना चेंज हुआ है इसका मोमेंटम, इतना मोमेंटम लेकर रिटर्न जा रहा है। जो चेंज है वही वॉल को दिया है, तो वॉल को कितना मोमेंटम दिया? देयरफॉर मोमेंटम
imparted to wall by one collision of molecule number 1। एक कॉलिजन से कितना मोमेंटम उसने दिया m2m(v(x)1। ठीक है, जितना चेंज हुआ है उतना ही मोमेंटम इसने इम्पार्ट किया है एक कॉलिजन में। ठीक है, अब मैं देखता हूँ हमें क्या करना है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम करना है, मतलब एक सेकंड में कितना मोमेंटम देगा वो निकाल लूँगा तो उसे ही फोर्स कहूँगा। तो अभी मुझे ये देखना है कि एक सेकंड में कितना मोमेंटम दे सकता है। एक कॉलिजन में पता चला है कि भाई एक कॉलिजन में तो इतना मोमेंटम देगा वॉल को। तो अब पता करना है कि एक सेकंड में कितने बार कॉलिजन होंगे। तो ये देखते हैं कि ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ है L, और ये मेरा मॉलिक्यूल जो है वो Vx स्पीड से ये लेंथ को कवर करेगा। मान लीजिए ये इस यहाँ पे मारा है ए पे, उसके बाद ये मॉलिक्यूल रिटर्न जाएगा पूरा लेंथ ट्रैवल करके L तक, इस वॉल तक आएगा, यहाँ पे धक्का मार के फिर वो रिटर्न आके इस वॉल तक आएगा। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक बार हिट करने के बाद ए को वो ये L डिस्टेंस ट्रैवल करके रिटर्न जा रहा है और फिर L डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे ए के पास आ रहा है। मतलब टोटल कितना डिस्टेंस, L + L 2L, 2L डिस्टेंस ट्रैवल करना है और स्पीड क्या है Vx1। ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। इसका मतलब डिस्टेंस है 2L और स्पीड है Vx1। इसका मतलब कि इतना टाइम लगेगा मुझे एक बार जाकर हिट करने के लिए। ठीक है, तो दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर वन कॉलिजन। एक कॉलिजन के लिए इतना टाइम। तो एक सेकेंड में कितना कॉलिजन, जस्ट 1/2L बाई Vx1। ये देखिए इतने सेकेंड में वन कॉलिजन। तो वन सेकेंड में कितने कॉलिजन्स, वही तो निकालना है मुझे। तो देख लेते हैं 1 सेकेंड में कितने कॉलिजन्स। तो 1 सेकेंड में होंगे इतने कॉलिजन्स। ठीक है, इसे अच्छे से लिखूं तो Vx1/2L, इतने कॉलिजन्स होंगे एक सेकेंड में। और एक कॉलिजन में इतना मोमेंटम इम्पार्ट कर रहा है हमारा मॉलिक्यूल। देयरफॉर एक कॉलिजन में इतना और एक सेकेंड में इतना कॉलिजन, देयरफॉर मोमेंटम imparted to the wall by molecule number 1 in 1 सेकेंड। ठीक है ना, पर सेकेंड कितना इम्पार्ट करेगा इज इक्वल्स टू एक कॉलिजन में इतना इम्पार्ट करता है और एक सेकेंड में भाई इतना कॉलिजन हो रहा है। अगर मैं सबको जोड़कर लिखूँ मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा m/L Vx1 स्क्वायर। इसका मतलब कि इतना मोमेंटम पर सेकेंड वॉल को मिल रहा है। तो मोमेंटम पर सेकेंड क्या होता है, फोर्स होता है। तो वॉल को इतना फोर्स मिल रहा है। ठीक है, किसके द्वारा मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल के द्वारा मिल रहा है इतना फोर्स। तो प्रेशर कितना मिल रहा है एक मॉलिक्यूल के द्वारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया हमें पता है, यहाँ पे एरिया क्या होगा आप अभी देखिए, ये वाला वॉल जो है ये एरिया है, ये क्यूब है विथ लेंथ L, तो ये भी L है ये भी L है, L × L L स्क्वायर वही एरिया है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो फोर्स का आया है m/L Vx1 स्क्वायर, इसे मैं L स्क्वायर से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा m/L³ Vx1 होल स्क्वायर। ये L³ को तो मैं कैपिटल V भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्यूब है ना, क्यूब है तो क्यूब है तो इसका वॉल्यूम कैपिटल L है तो वॉल्यूम कैपिटल L³ हो जाएगा। तो इसे मैं कैपिटल V भी लिख सकता हूँ। तो m/V Vx1 होल स्क्वायर, ये है हमारा प्रेशर जो एक मॉलिक्यूल ने दिया है इस वॉल को, एक मॉलिक्यूल ने, वो भी एक डायरेक्शन के कारण, सिर्फ Vx के कारण। ठीक है ना, अब हम ये लिख सकते हैं कि अभी यहाँ से लिखा है ना हमने, एक सेकेंड सॉरी, हमने यहाँ से लिखा है ना कि जो Vx है
वो ये V1 का ही तो 3 कंपोनेंट है। तो यहाँ पे रिजॉल्व करते जब हम हैं तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि V1 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर। ये वेक्टर का रिजोल्यूशन है। वेक्टर को मैं ऐसे रिजॉल्व करके लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट का स्क्वायर जो है उनके कंपोनेंट्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ वही चीज़ कि हमारा V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ये भी कंसीडर कर ले कि Vx1 इज इक्वल्स टू Vy1 इक्वल्स टू Vz1, अगर ये सब सेम है तो लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3 Vx1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं Vx1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 V1 स्क्वायर। तो बस यही इसमें पुट करेंगे तो अब P को लिखेंगे P इक्वल्स टू M/V 1/3 V1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मैं लिख दिया हूँ ये और ये दोनों ही सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम है। ठीक है, आगे ये जो प्रेशर है ये किसने दिया है? ये एक मॉलिक्यूल ने दिया है ना। लेकिन क्या हमारे पास एक मॉलिक्यूल है? नहीं, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना। ये फर्स्ट नंबर मॉलिक्यूल ने दिया। सेकंड नंबर मॉलिक्यूल क्या देगा? सेकंड नंबर मॉलिक्यूल देगा ऐसा प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 M/V V2 स्क्वायर। थर्ड नंबर मॉलिक्यूल क्या देगा? 1/3 M/V V3 स्क्वायर। ऐसे करके देंगे। तो हर मॉलिक्यूल का प्रेशर मैं ऐड करूँगा तभी तो मुझे टोटल प्रेशर मिलेगा। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर जो होगा वो होगा इक्वल्स टू 1/3 V/V। अब ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पहले मॉलिक्यूल के कारण प्रेशर प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के कारण प्रेशर प्लस तीसरे मॉलिक्यूल के कारण प्रेशर प्लस ऐसे करते करते n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण प्रेशर। ये सारे लिख सकते हैं ऐसे। वेरी गुड। तो अब ये हो गया टोटल प्रेशर बिकॉज ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, एक कैपिटल N और एक कैपिटल N से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में डिवाइड। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vn स्क्वायर डिवाइड बाई N। देखिए ये n कैंसिल कर दूंगा तो जो नीचे लिखा वही ऊपर है, तो ये दोनों सेम है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब ये जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म मैंने लिखा है ये क्या है? आप थोड़ा गौर फरमाइए। तो अभी हमने बोला था ना, ये थोड़े ऊपर देखिए, मीन स्पीड मीन स्क्वायर, पहले मीन स्पीड की बात की थी फिर मीन स्क्वायर की बात की थी। तो ये मीन स्क्वायर स्पीड जो है वही तो ये है। देखिए ये जो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर बाई N। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर बाई N, यही तो मीन स्पीड है। तो मीन स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं? मीन स्पीड को लिख सकते हैं 1/3 M कैपिटल N बाई कैपिटल V स्क्वायर बार। ऐसे ही तो मीन स्पीड को लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर। अच्छे से लिखते हैं, P इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N बाई कैपिटल V स्क्वायर बार। ये है हमारा टोटल प्रेशर का फाइनल एक्सप्रेशन। और ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट ना भी हो लेकिन ये एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे ही हम सारे कुछ प्रूफ करेंगे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जितना भी लॉ है सब यहीं से आया है, यही इसका ही एक डेरिवेटिव है। ओके, अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा घुमा फिरा कर लिखना सीख लेते हैं कि वो कैसे इसे और किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो वो सारे भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्मॉल m बाई कैपिटल M जो है वो है कैपिटल M।
ये है एक मॉलिक्यूल का मास, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मुझे मिला है गिवन नंबर ऑफ गैस में। तो ये कैपिटल M जो है ये है टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है ना, पूरे गैस का यही मास है, ठीक है। तो मैं P को लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू 1/3 टोटल मास बाई वॉल्यूम V² ऐसा। और ये मास बाई वॉल्यूम तो ये होता है ना डेंसिटी रो, तो मैं लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू 1/3 रो V² बार। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा प्रेशर का दूसरे तरीके से। अच्छा, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, P इक्वल्स टू 2/3 लिख देता हूँ और फिर 1/2 भी करके रो V² बार ऐसा। अब ये है क्या, हाफ mv² बाई वॉल्यूम, ये है क्या हाफ mv² बाई वॉल्यूम। अब V² बाई वॉल्यूम को ही रो लिख सकते हैं, मतलब ये है क्या, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाला ये टर्म जो है ना हाफ mv², ये है काइनेटिक एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम डिनोट करेंगे E∙V से, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम से। तो लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी EV, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये V को मैं उधर ही भेज देता, ये वाले V को यहाँ से देखिए, मैं इस V को अगर यहाँ भेज दूँ तो ये बन जाएगा ना PV इक्वल्स टू हाफ 1/3 mv²। और इसे अगर मैं लिख दूँ 2/3 तो यहाँ भी 1/2 लिख कर mv² लिख सकता हूँ, ये तो चला गया सॉरी ऐसे, तो इसको लिख सकता हूँ 2/3। अब ये काइनेटिक एनर्जी ही है ना, तो इसे लिखूँगा E से, काइनेटिक एनर्जी E। तो PV इक्वल्स टू 2/3 E, ये काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम जो था नीचे वाला वो मैं उठाकर कोने में यहाँ डाल दिया हूँ। तो PV इक्वल्स टू 2/3 E भी लिख सकता हूँ। तो ये सेम चीज़ को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ओके। और एक तरीका हमने सीखा है ना पहले कि VRMS जो होता है वो √/V² बार होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी V² बार लिखा है वहाँ पे मैं VRMS² भी लिख सकता हूँ। तो अगर ये लिख सकता हूँ तो आप ये इधर गौर फरमाइए, इधर ये वाले इंपॉर्टेंट वाले फार्मूला पे, इस पे फरमाइए गौर। तो मैं लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N डिवाइड बाई कैपिटल V और यहाँ पे VRMS², ऐसे भी लिख सकता हूँ ये वाले फार्मूला को। और इसे भी लिख सकता हूँ ऐसे कि P इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS², ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेशर जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा स्पीड में इधर उधर भागेंगे तो प्रेशर भी जो कंटेनर पे है वो बढ़ जाएगा, ये पता चल रहा है ना इससे, ठीक है। हम ये इसके एक एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं V का कि VRMS इज इक्वल्स टू 3P/ρ√over। तो इससे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि VRMS जो है वो प्रोपोर्शनल है √P का। तो ये रिलेशन है VRMS में और P में। तो मेन बात आप देखिए कि ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ से आप हर कुछ डिराइव करके आ सकते हैं, ओके। अब मैं VRMS को तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख लिया हूँ, अब VRMS को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ। यहाँ से ही आता हूँ कि VRMS को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर पहले तो लिखते हैं कि इनर्ट गैस का जो ये है आइडियल या इनर्ट गैस का जो इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, वहाँ से तो लिख सकते हैं ना कि PV इक्वल्स टू μRT, ठीक है। तो ये P इक्वल्स टू क्या होता है μRT/V। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है म्यू इक्वल्स टू 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ मोल्स 1। इसका मतलब ये भी है कि जो हमारा n था, जो था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी n जो है Na हो जाएगा। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na इज एवोगैड्रो नंबर। जब नंबर ऑफ मोल्स 1 ही ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स के बराबर होने चाहिए। तो जैसे मैंने जिसे n लिया था, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो अब Na बन जाएगा। ठीक है, अब मैं P इक्वल्स टू म्यू आर टी को 1 लिया हूँ, मतलब P इक्वल्स टू आर टी बाई वी। तो इसे मैं पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन पे। तो क्या हो रहा है, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू √3 पी के जगह लिखना है आर टी बाई वी। ठीक है, और नीचे रो लिखा है रो। अब आप बताइए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होगा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा मास। तो मैं लिख सकता हूँ √3 आर टी बाई m0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मास है, मोलर मास। एक 1 नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर का ही मास मैं लिख रहा हूँ। तो ये m0 जो है वो कोई नॉर्मल मास नहीं है, वो मोलर मास है। मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझने की बात है, हमने किया ही है। जो स्मॉल m है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू n कर रहा हूँ, तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कुछ भी हो सकता है, नॉन एवोगैड्रो नंबर या नॉन एवोगैड्रो नंबर, इसे मैं बोलता हूँ कैपिटल M। तो स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है मेरा मोलर मास। ये है कोई गिवन मास, ये है मोलर मास। ये है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये दोनों ही केस में ये क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल्स टू √3 आर टी बाई m0, वेयर m0 इज़ व्हाट, मोलर मास। तो यहाँ से अब और एक क्या पता चला कि वी आर एम एस जो है ये प्रोपोर्शनल टू √T है। यहाँ से पता चल रहा था वी आर एस प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये वी आर एस प्रोपोर्शनल टू √T। इसे ही हम कहते हैं टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। कि काइनेटिक थ्योरी से टेम्परेचर को मैं कैसे इंटरप्रिटेट करता हूँ। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि अगर मेरे मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर ज़्यादा होंगे तो उनका स्पीड भी ज़्यादा होगा, या बोल सकते हैं अगर स्पीड ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये एक इंटरप्रिटेशन यहाँ से आता है। यहाँ से ये भी हम देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन हो गया, ठीक है, तो मेरा वी आर एम एस क्या होना चाहिए, वी आर एम एस भी 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर 0 होगा वी एस मतलब 0 टेम्परेचर में, ये 0 केल्विन टेम्परेचर में ये मॉलिक्यूल्स जो है ये मोशन बंद कर देंगे, अपने जगह में स्टैटिक हो जाएंगे। ऐसा इससे इंटरप्रेटेड किया जा रहा है। और अगर टेम्परेचर मान लीजिए मैं -10 केल्विन कर दूँ, तो उस अंदाज से तो वेलोसिटी भी माइनस में होना चाहिए। लेकिन क्या वी आर एम एस माइनस हो सकता है, कभी माइनस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप देखिए वी आर एम एस क्या बना है, कैसे वी आर एम एस बना ही कैसे है। देखिए वी आर एम एस जो है √ओवर ऑफ ये स्क्वायर प्लस सबके स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर से मतलब ये सब तो पॉजिटिव टर्म ही होंगे। अब ये पॉजिटिव को डिवाइड बाई n कर रहा हूँ, √ओवर कर रहा हूँ, तो ये टोटल पॉजिटिव ही है। मतलब वी आर एम एस किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर ये सही है तो यहाँ भी मेरा टेम्परेचर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तभी तो वी आर एस पॉजिटिव रहेगा। तो इससे हम ये भी पता करते हैं कि माइनस केल्विन जो है वो नॉट पॉसिबल है, इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज वी आर एम एस कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन वी आर एम एस तो √T के बराबर है, और वी आर एम एस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए T भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो मिनिमम टेम्परेचर अवेलेबल होता है इस दुनिया में वो है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे नीचे का टेम्परेचर हम प्रैक्टिकली कभी भी हासिल नहीं कर सकते। ओके, अब थोड़ा एनर्जी पे अगर गौर फरमाते हैं, तो यहाँ से हम निकाले हैं ना कि PV इक्वल्स टू 2/3 E। ये E क्या है, टोटल एनर्जी है। तो इसे एक बार फिर लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि एनर्जी के ऊपर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो PV इक्वल्स टू 2/3 E। E जो है टोटल एनर्जी है, तो E इक्वल्स टू 3/2 PV।
अब आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे, जहाँ पे बोल रहे हैं पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है, और म्यू इक्वल्स टू 1 ले लूँ तो पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो टोटल एनर्जी है फॉर 1 मोल, ठीक है, लिख देंगे एनर्जी फॉर 1 मोल इज इक्वल्स टू 3/2। 1 मोल के लिए तो पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है। पी वी इक्वल्स टू आर टी कब होता है? फॉर 1 मोल वेयर म्यू इक्वल्स टू 1। तो इसलिए एनर्जी भी जब पी वी इक्वल्स टू आर टी लिख रहा हूँ तो ये फॉर 1 मोल है। एक मोल मॉलिक्यूल्स में इतने एनर्जी होंगे, ठीक है ना। जो एक कंटेनर में अगर मैं 1 2 3 4 करके 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया हूँ, मतलब Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10^23 इतने मॉलिक्यूल्स लिया हूँ, तो उनका एनर्जी कितना है? 3/2 RT। ओके, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूँगा तो उसे मैं 1 मॉलिक्यूल लिखता हूँ। तो क्या होगा? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में होते हैं Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो 1 मॉलिक्यूल क्या होगा? 3/2 RT/Na कर देना होगा। अब ये हो गया एक मॉलिक्यूल का एनर्जी। अब यहाँ जो RT/Na है इसे एक अलग नाम दिया गया है जिसे कहते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, RB इज इक्वल्स टू R/Na, ठीक है। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट RB लिख देता हूँ, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू R/Na। अब ये आर क्या है? आर भी तो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू भी हमें पता है। आर का वैल्यू क्या होता है? आर का वैल्यू होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। और Na का वैल्यू पता है 6.023 इंटू 10^23। जब ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट तो ऑब्वियसली ये भी कांस्टेंट। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी वैल्यू मिल जाएगा, वो है 1.38 सॉरी इंटू 10^23। यूनिट क्या होगा? ये होगा जूल पर केल्विन, बस मोल नहीं होगा क्योंकि मोल से तो मैंने डिवाइड कर ही दिया इसे। तो जूल पर केल्विन 3.8 इंटू 10^23। इसे मैं के बी ले लेता हूँ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, तो 3/2 kBT ये हो गया एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सारे याद रखने हैं। किसी ना किसी तरीके से ये डेरिवेशन या ये डेरिवेशन आ सकते हैं, प्रोवाइडेड ये डेरिवेशन अगर आता भी है तो मुझे कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से शुरू करना है, पी वी इक्वल्स टू 2/3 RT। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमने लाया है ये वाले डेरिवेशन, यहाँ से ये फिर ये इतने सारे ये और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे रफ में तो ये याद हो सकता है, ठीक है। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट को भी हमने डिफाइन कर लिया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अब हम करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गॉस-लेविस लॉ, परफेक्ट गैस इक्वेशन, एवोगैड्रो लॉ, डिफ्यूजन लॉ, डाल्टन्स लॉ, सारे लॉ को प्रूफ करेंगे वही काइनेटिक थ्योरी से, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ को इससे शुरू करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या क्या, प्रोवाइडेड टी एंड मास कांस्टेंट है ना। यही तो है बॉयल्स लॉ, मतलब कि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है और अगर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। अब काइनेटिक थ्योरी से आता हूँ। काइनेटिक थ्योरी क्या बोल रहा है? काइनेटिक थ्योरी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N बाई कैपिटल V RMS स्क्वायर। कैसे आया अभी देख लीजिए, यही तो लिखा है हमने ऊपर, P इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N बाई V RMS स्क्वायर। बस इतना से ही अब हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू 1/3 m N VRMS स्क्वायर, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि VRMS जो है वो प्रोपोर्शनल टू √T है। अभी देखा है थोड़ा देर पहले ही कि VRMS जो है प्रोपोर्शनल टू √T है, तो वो भी हम जानते हैं। तो अब आप दिखाइए
कि मेरा इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब VRMS भी कांस्टेंट होना चाहिए। वेरी गुड। अब इधर देखिए PV इक्वल्स टू ये कांस्टेंट, नंबर मास ऑफ मॉलिक्यूल तो कांस्टेंट है, उसके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। मास मैंने कांस्टेंट लिया है तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट प्लस VRMS तो था लेकिन वो भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, देयरफॉर VRMS भी कांस्टेंट। तो ये पूरा ही टर्म कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज अ नथिंग बट बॉयल्स लॉ। हो गया, दैट्स ऑल। चलिए चार्ल्स लॉ। क्या कहते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू T प्रोवाइडेड P एंड मास दोनों ही कांस्टेंट है। बहुत अच्छी बात है। काइनेटिक थ्योरी से देखते हैं कैसे। P इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N बाई VRMS स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N बाई P VRMS स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी ये भी जानते हैं कि VRMS स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसका, प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, तो VRMS इज प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे मैं V इज इक्वल्स टू 1/3 mn बाई P, और ये वाला VRMS प्रोपोर्शनल टू T है, तो यहाँ भी मैं T लिख सकता हूँ कुछ कांस्टेंट लगाकर। चलिए लगा देते हैं कांस्टेंट, लेकिन T लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए 1/3 खुद में कांस्टेंट, यहाँ पे मास कांस्टेंट लिया है इसलिए ये ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट लिया है इसलिए नीचे वाला टर्म कांस्टेंट, ये T तो वेरिएबल है लेकिन ये एक K कांस्टेंट। तो क्या हुआ, V सारे कांस्टेंट इक्वल्स टू, मतलब V सम कांस्टेंट इनटू T। इसका क्या मतलब है कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। हो गया मेरा चार्ल्स लॉ। आगे प्रेशर लॉ या गे-लुसेक्स लॉ, इसे प्रेशर लॉ भी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड मास एंड वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, देख लेते हैं कैसे। काइनेटिक थ्योरी से P इज इक्वल्स टू 1/3 mn/v बाई VRMS स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्या क्या कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है मतलब ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट है ही, तो सभी कांस्टेंट है, सिर्फ VRMS चेंज होता है। और हमें पता है VRMS प्रोपोर्शनल टू √T, तो VRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। तो ये हो गया P, यहाँ पे हो गया कुछ कांस्टेंट्स और यहाँ पे हो गया T, मतलब हो गया कि P इज प्रोपोर्शनल टू T। फिर आ गया गे-लुसेक्स लॉ भी। आगे देख लेते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन, ये भी देख लेते हैं इक्वेशन। ये क्या बोल रहे हैं, P इक्वल्स टू 1/3 mn/v VRMS स्क्वायर। ठीक है, और लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये हमारा जो मास है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर, और VRMS इज प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब कि PV इज इक्वल्स टू RT, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इनका वैल्यू भी पता है, हम लोग थोड़ी देर पहले लिखा है, इनका वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ओके। फिर एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ ये क्या बोल रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलने का मतलब है कि V विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितना वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, लेकिन T एंड P शुड रिमेन कांस्टेंट। तो यही है हमारा एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, ये भी कर लेंगे। ले लेते हैं कि 2 गैसेज है हमारे पास। एक गैस का टोटल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल m1 है, दूसरे का m2 है। इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो n1 है, इनमें कैपिटल N2 है। इनका RMS जो है VRMS 1 है, और इनका स्पीड जो है VRMS 2 है। इतना हमने ले लिया। अब ये भी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना कि M1 कैपिटल M1, ठीक है, कैपिटल M1 क्या होगा, टोटल मास ऑफ गैस 1। तो M1 इक्वल्स टू एक मॉलिक्यूल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। M2 टोटल मास, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गए M1 और M2। अब आते हैं काइनेटिक थ्योरी में। यहाँ तक तो एजम्पशन था, यानी कि थ्योरी P इक्वल्स टू 1/3 M1 N1 बाई V और VRMS 1 स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर इज इक्वल्स टू ये प्रेशर 1/3 M1 M2 N2 बाई VRMS 2 स्क्वायर। ये प्रेशर किस लिए आ रहा है, ये प्रेशर है बिकॉज ऑफ गैस 1, और ये प्रेशर है बिकॉज ऑफ गैस 2। ओके, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों प्रेशर ही सेम है, तो मैं यहाँ से काट कूट कर थोड़ा इजी में लिख सकता हूँ कि M1 N1 VRMS 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू M2 N2 VRMS 2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ लिखा है, ये क्या है, मैं लिख सकता हूँ कैपिटल M1 VRMS 1 स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल M2 VRMS 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब एज गैस इज एट द सेम टेम्परेचर, यहाँ पे क्या पकड़ा है हमने, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उनका ये वाला भी सेम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर पे ही RMS डिपेंड करता है। तो अब ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है, एवरेज एनर्जी पर मोल भी कांस्टेंट है। एज टेम्परेचर एज सेम टेम्परेचर, सो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो सेम। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा, हाफ M1 VRMS 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M2 VRMS 2 स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया, तो M1 VRMS 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू M2 VRMS 2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैं अगर इसको ही यहाँ पे पुट कर दूँ, ये वाला जो टर्म लिखा हूँ इसको यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दूँ, तो यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बोल रहे हैं, ये और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों एक दूसरे में इक्वल है, मतलब कि फिर मैं इनको काट सकता हूँ। तो और काट दूँ तो M1 इक्वल्स टू N2 ही बचता है ना। तो इससे मैंने क्या प्रूफ किया कि सेम वॉल्यूम जब मैं लिया था, ये V देखिए मैंने सेम लिया था, जब दोनों ही केस में मैंने V सेम लिया है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी सेम आ रहा है, N1 लूँ या M2 लूँ दोनों ही सेम है। तो सेम वॉल्यूम हैज़ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा ये। अब है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन,
लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कर रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। मतलब कि अगर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैस का तो ये प्रोपोर्शनल है 1/रूट रो का। ठीक है, यही बताना चाह रहा है। लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू √/R2/ρ2/ρ1। यही है कुछ इसका इंटरप्रिटेशन कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, तो एक गैस दूसरे गैस में डिफ्यूज होता रहता है, गैस वन जो है गैस टू में और गैस टू जो गैस वन में मिलेंगे, तब जब तक इनका प्रेशर जो है डिफरेंट है। जब इनका प्रेशर सेम हो जाएगा डिफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये पकड़ सकता हूँ कि जब तक प्रेशर सेम नहीं है तब तक डिफ्यूजन हो रहा है, और जब डिफ्यूजन ख़त्म होगा तो प्रेशर सेम हो जाएगा। तो इनिशियली गैस वन के लिए लेता हूँ कि इनका डेंसिटी ρ1 है और इनका RMS स्पीड VRMS1 है, और ये गैस टू जो है उनका डेंसिटी ρ2 है और VRMS2 है। ओके, तो इसका प्रेशर क्या होगा गैस वन के लिए 1/3 ρ1 VRMS1 स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया प्रेशर का टर्म, मैं अभी बता रहा हूँ, डिराइव किया ही था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। यहाँ देखिए प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर, इसका ही यूज कर लिया हूँ डायरेक्ट। प्रेशर P इक्वल्स टू 1/रो VRMS स्क्वायर। तो P1 का ये हो गया, P2 का क्या होगा, P2 का होगा P2 इक्वल्स टू 1/3 ρ2 VRMS2 VRMS2 स्क्वायर। ये डिफ्यूजन कब तक होगा, जब तक P1 इक्वल्स टू P2 ना हो जाए, मतलब 1/3 जब स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे ये डिफ्यूजन करके स्टेडी स्टेट में, तब P1 इक्वल्स टू P2 होगा। ये दो बार स्टेडी लिख दिया, स्टेडी स्टेट तब डिफ्यूजन इक्वल्स टू P2 होगा, P1 इक्वल्स टू P2 होगा। तब हाफ ρ1 VRMS1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 √2 VRMS2 स्क्वायर। ये कट जाते हैं, तो क्या बच रहा है, VRMS1 स्क्वायर बाई VRMS2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2/ρ1। ठीक है, √2/ρ1। ठीक है, ओके। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, VRMS1 बाई VRMS2 इक्वल्स टू √2/ρ1। अब ये वेलोसिटी है वही है रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितना वेलोसिटी होगा मॉलिक्यूल का उतना ही तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, कम स्पीड से जा रहे हैं तो कम डिफ्यूजन होगा। तो यही है R1/R2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से R1/R2 इज इक्वल्स टू √2/ρ1। दैट मीन्स R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। ये हो गए डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एक लास्ट है डाल्टन्स लॉ, देख के रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो चार्ल्स बॉयल्स, गेसलूसक और एवोगाड्रो नंबर ही है, वो ये चार तो देख कर ही जाना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कह रहा है, सबको पता है कि एक कंटेनर में अगर गैस है A, B, C और A के कारण प्रेशर आ रहा है PA, B के कारण सिर्फ B के कारण प्रेशर है PB और C के कारण प्रेशर है PC, तो इस पूरे कंटेनर में जो प्रेशर P है वो डैट विल बी इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC। इंडिविजुअल गैस ने जो प्रेशर लगाया कंटेनर पे उन सारे का समेसन ही है टोटल प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड। पकड़ लेते हैं कि वॉल्यूम है V1 ρ2, डेंसिटी है ρ1 ρ2 ρ3 ऐसा डॉट डॉट डॉट, और स्पीड है VRMS1 स्क्वायर नहीं VRMS2 VRMS3 डॉट डॉट डॉट। तो P होगा जो वो होगा क्या, पहले अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं
तो वो क्या होगा, इनके कारण प्लस इनके कारण प्लस इनके कारण सबके कारण एक साथ, तो लिख सकते हैं 1/3 ρ1 V RMS1 स्क्वायर प्लस 1/3 ρ2 V RMS2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसा करके। एंड ये क्या है, ये कुछ नहीं है, P1 ही है। ये क्या है, ये कुछ नहीं, P2 है। ये सिमिलरली डॉट 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 ये मैं लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn। तो जो टोटल प्रेशर था वो मैंने ऐसे बताया कि इनका समेशन प्लस इनका ऐसे करके होंगे टोटल प्रेशर, लेकिन ये एक एक क्या है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। सिमिलरली P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू N, ऐसे करके कर देना है। ओके।